मैरिको के हाल के नतीजे आए हैं और पहली नज़र में तो सब कुछ बड़ा शानदार लग रहा है। मतलब सेल्स में 31% की ज़बरदस्त ग्रोथ। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? चलिए इन नंबर्स के थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि असल में क्या चल रहा है। सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं। 31%। मैरिको की सेल्स में इतनी जबरदस्त उछाल आई है, जो पिछले कई क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। सच में ये काफी प्रभावशाली आंकड़ा है ना? तो क्या 31% सेल्स ग्रोथ का मतलब ये है कि कंपनी के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है? जैसा कि अक्सर होता है, असल कहानी तो इन बड़े-बड़े हेडलाइन नंबर्स के पीछे ही छुपी होती है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, बिक्री तो 31% बढ़ी, लेकिन मुनाफा वो बढ़ा सिर्फ 8%। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अंतर क्यों? अगर सेल्स रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, तो प्रॉफिट इतना धीमा क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें मैरिको के सबसे जाने माने ब्रांड्स में मिलता है, जैसे कि पैराशूट और सफोला। आइए देखते हैं कि कंपनी के इस कोर बिजनेस में आखिर हो क्या रहा है। मैरिको के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही इनपुट कॉस्ट हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि कच्चा माल, जैसे पैराशूट तेल बनाने के लिए नारियल, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। और जब खर्चा बढ़ेगा तो जाहिर है मुनाफे पर दबाव तो आएगा ही। तो इस बढ़ती लागत से निपटने के लिए मैरिको ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पैराशूट नारियल तेल की कीमतों में 60% की बढ़ोतरी। जैसा कि उनके सीईओ ने खुद कहा, बड़े एफएमसीजी बाजारों में ऐसा होना अनसुली बात है। और इस जबरदस्त प्राइस हाइक का नतीजा क्या हुआ? पैराशूट तेल की बिक्री यानी कि वॉल्यूम 3% तक गिर गई। अब इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं, क्योंकि जब कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो लोग थोड़ा कम ही खरीदते हैं। और लगभग यही कहानी सफोला तेल के साथ भी हुई। वहां भी ऊंची कीमतों की वजह से बिक्री एकदम स्थिर रही, मतलब बढ़ी ही नहीं। इससे साफ पता चलता है कि मैरिको के जो मुख्य उत्पाद हैं, उन पर कितना ज्यादा दबाव था। तो अब सवाल यह है कि मैरिको इस चुनौती से निपट कैसे रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए ग्रोथ के कौन-कौन से नए इंजन तैयार कर रही है। ये चार्ट मैरिको की रणनीति को बिल्कुल साफ दिखाता है। उनके पारंपरिक ब्रांड्स अभी भी बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन जो नए बिजनेस हैं, जैसे कि फूड्स और पर्सनल केयर, वो अब कुल बिजनेस का 22% बन चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैरिको की रणनीति के दो मुख्य पहलू हैं। पहला, अपने फूड्स पोर्टफोलियो को बड़ा करना, जिसमें सफोला ओट्स जैसे प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरा, नए डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स बनाना, जैसे कि बियर्डो, प्लेक्स और जस्ट हर्ब्स, जो ज्यादातर ऑनलाइन बिकते हैं। काफी स्मार्ट सोच है ये। और ये नए बिजनेस काम कैसा कर रहे हैं? शानदार। अकेले फूड्स बिजनेस ही अब सालाना 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री के रास्ते पर है। ये एक बड़ी सफलता है। और डिजिटल ब्रांड्स भी कुछ कम नहीं हैं। उन्होंने भी सालाना 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। ये दिखाता है कि मैरिको के जो नए दांव हैं, वो बिल्कुल सही निशाने पर लग रहे हैं। तो ये जो नए बिजनेस है ना, ये सिर्फ साइड इनकम के लिए नहीं है। ये मैरिको का भविष्य पर लगाया गया दांव है। इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि ये पारंपरिक बिजनेस के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े। तो भविष्य में क्या होने वाला है? मैरिको के लिए आगे अच्छी खबर है या फिर कुछ चिंता की बातें भी हैं? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो अच्छी और चिंता वाली दोनों बातों को समझते हैं। अच्छी बात यह है कि डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी काम कर रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है और इंटरनेशनल बिजनेस 20% की मजबूत रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि मुनाफे पर दबाव बना हुआ है। कच्चे माल की कीमतें अभी भी ज्यादा हैं और मुख्य ब्रांड्स की ग्रोथ बहुत धीमी है। मैरिको का आगे का गेम प्लान ये है कि जैसे ही लागत कम होगी, मुनाफे में सुधार की उम्मीद है। उनका लक्ष्य मीडियम टर्म में डबल डिजिट में रेवेन्यू बढ़ाना है, साथ ही नए बिजनेस को मुनाफे में लाने और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को मजबूत बनाए रखने पर भी पूरा फोकस है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या मैरिको के नए तेजी से बढ़ते हुए ब्रांड्स पुराने ब्रांड्स पर महंगाई के दबाव को हरा पाएंगे? ये कंपनी का एक बहुत बड़ा दाव है और इसका नतीजा ही मैरिको का भविष्य तय करेगा।